बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक और तारीख़ी फ़ैसला दिया है कि थर्ड रिक्रूटमेंट जो एक्ट है इसको बहाल कर दिया है। 2021 का जो एक्ट है इसको बहाल कर दिया गया है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि इस एक्ट की बहाली के बाद जो अनवारुल हक हुकूमत के जोर में तकरीरें हुई हैं और उनका ऐप क्या बनेगा। फिर आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवरुल हक के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद का मामला है ये कहाँ पहुँचा। और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास फिर 4 बजे तलब हुआ है। और अभी जब हमारी ये प्रोग्राम हो रहा है तो ऐवान सदर इस्लामाबाद में एक आला सतह जो है ना मीटिंग जारी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, वफाकी वज़रा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन भी मौजूद हैं। और दूसरा जो मतलब सबसे अहम बात है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ज़ाहिर ये अपने सियासी मुस्तक़बिल का अभी फ़ैसला करेंगे। इतलात हैं कि ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शामिल होना चाह रहे हैं। इन्होंने यानी राब्ते किए हैं और दरख्वास्त किया कि इनको यानी दोबारा शामिल किया जाए। और ये 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया है इस हवाले से हमारे साथ शामिल हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर कानूनदान, साबिक़ चेयरमैन बार काउंसिल, साबिक़ चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार राजा सज्जाद एडवोकेट साहब। तो पहले हम राजा सज्जाद एडवोकेट साहब को यानी सुनाते हैं कि आज के फ़ैसले के हवाले से यानी उसमें आज क्या फ़ैसला हुआ। तो नाज़रीन सुनिए राजा सज्जाद एडवोकेट साहब। फील साहब बहुत शुक्रिया जी। आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी जस्टिस सरदार एजाज साहब ने, जिसके ज़रिए जो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट जो 2021 में असम्बली ने मंजूर किया था, उस एक्ट को 2023 में रिपील कर दिया गया था। तो वो रिपीलिंग एक्ट जो था उसको हमने चैलेंज किया था इन ग्राउंड्स पे। आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं और जितने भी जुमरा मेम्बरान हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के मेम्बरान, उनकी तरफ से किया था ये एक्ट चैलेंज, इस बुनियाद पे कि जो 2021 का एक्ट था वो उसका जो प्रीएम्बल था उसमें ये चीज़ वाज़ेह लिखी गई थी कि ये जो नया कानून बनाया जा रहा है ये आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड तकर्रियों के लिए ये एक्ट पास किया जा रहा है। ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 15 तक जो तकर्रियाँ होंगी वो थ्रू थर्ड पार्टी, जिस तरह के महकमा तालीम में NTS के ज़रिए तकर्रियाँ हो रही हैं, इसी तरह ये तकर्रियाँ होंगी। तो ये बड़ा खुश आइन था नौजवानों के लिए, एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन बदकिस्मती से वो मनसूख कर दिया गया। तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने उसे रिस्टोर किया और साथ ये भी डायरेक्शन दी कि उसकी जो सेक्शन 3 है हुकूमत ने वो फिल फॉर रूल्स बना के उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी तमाम तकर्रियाँ जो हैं, जो कॉरपोरेशन है, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और जो बाकी जो सिविल सर्विसेज हैं ग्रेड 7 से ग्रेड 15 तक, वो थ्रू थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट उसके ज़रिए की जाए। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो पढ़े लिखे अहल लोग जो हैं उनको सर्विसेज अब इंशाल्लाह मेरिट पे मिलेंगी। जिस तरह NTS के ज़रिए 2017 से आपने देखा होगा, आपके ज़ाती इल्म में होगा कि ऐसे लोग जो है वो अपॉइंट हुए जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई उनका पॉलिटिकल जो है उनके पीछे नहीं था। तो इसी तरह उम्मीद है कि बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ये तकर्रियाँ मेरिट बेस्ड तकर्रियाँ होंगी और इंशाल्लाह जो अहल और पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको मेरिट पे मुलाजमतें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया राजा साहब। अवैस साहब, ये था राजा सज्जाद, आपने सुझाव डिटेल बता रहे थे कि यानी इस जो मुकदमे में है यानी क्या क्या मतलब जमा कफ्ता आप क्या देख रहे हैं। एक तो यानी नाज़रीन को बताएं कि ये इसके बाद अब क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार फैसला है और मैं समझता हूँ कि पिछले अरसे में हमारी हाई कोर्टों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह शानदार फैसले दिए हैं और ये आज़ाद कश्मीर में जो एक अरसे से शिकायत उठ रही हैं मेरिट की पामाली का, यानी कोटा के बाद ये दूसरा बड़ा बहुत शानदार है और ये सरदार एजाज साहब ने दिया है। और आपको याद होगा कि उन्होंने भी ये जो आज़ाद कश्मीर में ये कोटा सिस्टम था उसके खिलाफ भी फैसला सरदार एजाज साहब ने दिया था और फिर जस्टिस खालिद रशीद साहब ने वो एक और तारीखी फैसला दिया पिछले चंद दिन पहले जो आया था। इसमें ख़ासकर ये फ़ायदे एक और सजाद साहब की जो कोई पूरी बात
मेरे पास उनकी एक वीडियो भी आई थी और मैंने उनसे पूछा भी था और ख़बर भी। एक ख़ास बात उन्होंने और की है, आपको पता है 16 स्केल से ऊपर तो पब्लिक सर्विस में इस्तेमाल होता है, उसमें भी आज़ाद कश्मीर में एक अच्छी इदारा ट्रांसपेरेंट टीम बैठी हुई है और उसमें पिछले अरसे में जो तकारियाँ हुई हैं उन पर किसी ने हर्फ नहीं उठाया। फारूक अदर साहब के दौर में ये एक्ट मंजूर हुआ था बाकी डिपार्टमेंटों के लिए, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट। NTS आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नाफज किया सिर्फ एजुकेशन की हद तक। पुलिस के एक डिपार्टमेंट ने किसी एक बार तकारियों उसमें NTS इस्तेमाल किया, उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट नाफज किया 2021 में, जब फारूक अदर साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी। तो उसको बाद में क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की। जो भी छोटी मोटी तकारियाँ हुई उसके अंदर बड़ा मैकेनिज्म नहीं बन सका था, रूल ऑफ बिजनेस नहीं उसके बने। यही पोजीशन तनवीर इलियास साहब के दौर में हुई। तो अनवार अल हक साहब जब बने तो इन्होंने नून लीग और पीपल पार्टी की वसादत से उस एक्ट को उठाकर ख़त्म कर दिया और उसमें चेंजिंग की। उन्होंने कहा जी वो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नंबरात वाली चीज़ें थी, जो NTS में इस तरह इंटरव्यू में जो नंबर देते थे कोई 10 नंबर, वो ख़त्म करके लोगों को वो साने ख्वाब दिखा दिए और वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर तकरीरें भी की हैं और ये जो आज फैसला आया है इसकी रूह से 2021 में जब से ये एक्ट मंजूर हुआ है, चूँकि ये एक्ट जो उन्होंने ख़त्म किया था वो चैलेंज हुआ है, वो उस तारीख से बहाल किया गया है। तो 2021 के बाद आज़ाद कश्मीर के उन डिपार्टमेंटों में जिनमें ये नाफज होना था ये थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट, वहाँ जो तकारियाँ वो तकारियाँ में कालादम हो गई हैं। सयाद साहब ने एक और बात खास की है कि ग्रेड 7 से 15 तक, यानी 16 से ऊपर तो पब्लिक सर्विस कमीशन, 7 से 15 तक ये एक्ट था। उन्होंने एक और ख़ास बात की है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड जो 5 है उसके लिए 6 है, उसके लिए भी अदालतों में केस चल रहा है, उसके लिए भी अदालतों में केस चल रहा है और बहुत जल्द उसका भी फैसला आएगा जिसमें हुकूमत को डायरेक्शन दी जाएगी कि तमाम डिपार्टमेंट चाहे एक चपरासी की तैयारी करें, चाहे क्लर्क की तैयारी करें, चाहे उसके लिए मैकेनिज्म तय करें। और हर डिपार्टमेंट को इस फैसले के अंदर उन्होंने पाबंद किया है कि आप इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म बनाएं, रूल ऑफ बिजनेस बनाएं, ये नो हो। और रूल ऑफ बिजनेस के तहत ही आप थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट, वो जो NTS टाइप जो भी टेस्टिंग इंटरव्यू लेने वाले एजेंसी है वो हायर करेंगे और उसके बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर की सियासी जो अशरफिया है, जो अपने कोटे के ऊपर अपने रिश्तेदारों को या अपने मंजूर लोगों को भर्ती करते थे, ये उनके लिए भी फायदेमंद है। अच्छा भाई सब देखें ना, एक पोस्ट पर बंदा भर्ती करते हैं और 20 लोगों को नाराज करते हैं। अब इस मेरिट के तहत जब करेंगे तो जो एहलियत वाला होगा वो भर्ती होगा और जो नहीं भर्ती हो सकेगी उनका शिकवा शिकायत किसी वजीर बशीर के ऊपर इस तरह की चीज़ों पर नहीं आएगा और ये इनको नाफज करना पड़ेगा। कोई अगर बंदा ये समझता है कि ये शुतर बेबान नाम आज़ाद कश्मीर का इसी तरह चलता रहेगा और अदालतें फैसले देकर बैठ जाएंगी, ऐसी प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसको नाफज करना पड़ेगा। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा तो वहाँ से भी तो यही की जा रही है कि इंसाफ और मेरिट के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है इसको ऑन किया जाएगा। अच्छा अमर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि जो आज एक और तारीखी जो फैसला किया है हाई कोर्ट ने, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए राय साहब, जहाँ पे जिस नहज पे हमारा आज़ाद कश्मीर पहुँचा दिया गया था सियासी निज़ाम के तहत और अकरबा परवरी के तहत, और जिस अंदाज से जो है मेम्बरान असम्बली की चिट्टों के ऊपर जो है वो जो फहरिस्त वो जारी करते थे वही मेरिट होता था। तो ऐसे हालात में ये समझता हूँ कि ये जो इकदाम है बेसिकली इसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उन्होंने ये रिट की थी, राय सजाद साहब वकील थे। इसी तरह जो यूथ लीडर हैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं राजा फाते महमूद कियानी, वो भी इसी तरह इसी रिट में जो है वो एक फ्रीक थे। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं हाई कोर्ट के जो वकला हैं और फाते कियानी साहब, इन्होंने जिस तरह आज़ाद कश्मीर में कानून की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद की है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को भी ऐसी जो बुराइयाँ हैं उसके लिए उठ खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक फैसले का तल्लुक है तो राय साहब, जब आप ये देखें कि मेरिट जब पामाल होता है तो फिर आप ये देखें कि वो जो बच्चा है जो मेहनत करता है और आप अपनी जो है वो हिम्मत के ऊपर जो है वो नहीं, आप ये देखें फारूक अदर साहब के लोग बेशुमार लोग नकाद भी हैं उनकी हुकूमत के, लेकिन उन्होंने जब एजुकेशन में NTS को लाया, NTS ये थर्ड पार्टी लग, NTS एक अदारा है, ठीक है, जो टेस्ट लेता है और उसकी जो है वो करता है, इस तरह के बेशुमार अदारे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट जो है ये एक्ट जो है वो अलग चीज़ है कि आप जो है वो किसी तीसरे बंदे से कराएंगे, उसमें शफाफियत आएगी टेस्ट के दौरान। तो पहली बार आज़ाद कश्मीर की तारीख में
ऐसे ऐसे लोग जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हुए जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी। तो अब आज जो है वो ये मैं समझता हूँ कि सियासी निज़ाम के लिए और खुद सियासी जमातों के लिए, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए, जमात इस्लामी के लिए, जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के लिए और दीगर सियासी जमातों के लिए भी अच्छी बात है कि जी अब ये जो सियासी हमारी जो क़यादत है, जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, उनसे बोझ उतरेगा। अब सारे जो है MLAs की हुकूमत तो नहीं होती ना, पार्टीज की हुकूमत होती है। और जब आप ये देखते हैं कि आपके MA पास बच्चे की जगह जो है वो कोई मैट्रिक पास जो है 3rd डिवीजन, वो इस बुनियाद पे लग जाता है कि वो राजपूत है, वो गुज्जर है, वो जाट है, वो सैयद है, वो मुग़ल है, या उसकी बरादरी का MLA है, या उसका किसी मखसूस सियासी जमात और सियासी नज़रिए से तल्लक है, तो ये जो है इसने पूरे निज़ाम को बिठा दिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि आज तारीख साज दिन है और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो एक क्या कहते हैं बहुत ही जो है वो सुनहरी रूप से लिखे जाने वाला दिन होगा, जिस दिन जो है वो आज़ाद कश्मीर में मेरिट जो है वो बहाल किया। और अब ये मेरिट जो है आप ये देखें ना, जितनी तकर्रियाँ होती हैं, राय सजाद साहब ने एक तो अच्छी बात की है कि वो 1 से 6 तक भी किया हुआ केस, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोई अदालत जो है वो कानून और आइन के पासदारी करते हुए फैसला देगी। लेकिन जो मैक्सिमम जो तकर्रियाँ होती हैं वो ग्रेड 7 से लेके 15 तक के दरमियान है। तो इसका ये समझें कि आज इस फैसले के तहत आज़ाद कश्मीर में जो है वो 70 से 80% जो है वो आइंदा ये तय कर लिया गया है कि इसका जो है वो मेरिट बहाल किया जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि अनवारुल हक साहब की या MLAs की जो हुकूमत, अब तो MLAs उसमें से निकल ही गए हैं, आया इस फैसले के खिलाफ भी जाते हैं कि जी हमें उसी तरह जो है वो इजाज़त दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई सियासी जमात, कोई सियासी क़यादत या कोई हुकूमत जो है इस जो है 3rd पार्टी रिक्रूटमेंट एक्ट के तहत होने वाले हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो मेरा ये ख्याल है कि वो बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो जाएगी। तो आज ये जो है ये फैसला इसने नौजवानों को, आज़ाद कश्मीर में निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद करने वाले लोगों को एक नया जो है वो रास्ता और रोशनी दिखाई है कि वो जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अपनी मेहनत और अपनी तालीमी काबिलियत के बलबूते के ऊपर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अवैस साहब, अभी ये बात है जो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है और वज़ीर आज़म चौधरी अनवर साहब के साथ अदम एतमाद यानी कोई 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर से पूरे हो गए और आए रोज़ खबर आती है कि ये कल होगा। तो आप एक तो नाज़रीन को बताएं कि क्या इजलास हैं। अभी कुछ दिन बाद अवान सदर भी इजलास भी हो रहा है, फिर कल बिलावल भुट्टो साहब ने फिर पार्लियामानी पार्टी को तलब किया है। तो ये पीपल्स पार्टी क्यों ताख़ीर का शिकार कर रही है? वैसे इसके लिए ज़्यादा खबरों का ढेर तो अमर साहब के पास, इसलिए कि ये महीने के बाद बैठे हैं हमारे साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो 27 का जो फिगर था वो तो अनवर हक साहब ने बार बार जिक्र किया था जी कि वो पूरा करें, अदम एतमाद लाने की ज़रूरत नहीं है, चाय की मेज़ पर इनको बैठाएं और मेरे हवाले से एक बात कह दें कि वज़ीर आज़म में पसंद नहीं है तो मैं घर चले जाऊंगा। उन्होंने 36 साबित कर दिए हैं। नहीं, इससे पहले भी किसी 2/3 जो अवैस साहब वज़ीर आज़म साहब ने यानी कोई अपना वादा पूरा किया या कोई अपनी कमेंट पूरे किया, जब नहीं किए तो ये कैसे? अब ज़ाहिर है वो कह रहे थे कि मैं तो ज़ाहिर है गैर रवायती आदमी हूँ और गैर रवायती काम करता हूँ, मैं पेंशन भी नहीं लेता, मैं तनख्वाह भी नहीं लेता, मैं TADA भी नहीं लेता, मैं पता नहीं बड़ी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं मेरिट और इंसाफ पर काम करता हूँ, मैंने अपनी पेंशन सारी उठाकर पता नहीं किसी मस्जिद पर खर्च कर दी थी। तो लोगों को ये तवक्को थी कि ज़ाहिर है वो ये करेंगे। लेकिन जब ज़ाहिर है वो, मैं कहता हूँ उनका वो जो ऐलान आया तो धड़ाम ज़मीन पर आकर गिरे हैं ना। इखलाकी जरूरत का मुजाहरा ये उनको करना चाहिए था कि जैसे 27 लोग वहाँ जरदारी उसमें ये जो सिंध हाउस की में खाने की मेज़ पर गए हैं, उनके मुखालफिन पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से, और बल्कि शामिल हो गए 27 लोग। 17 तो उनके पास पहले थे, 10 बाद में शामिल हुए, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। बाद में नून लीग वालों ने अपने 9 लोग ओपनली अपने 9 लोग पीपल पार्टी के उसमें उस पलड़े में डाले, तो ताला 36 हो गई। अपने वज़रा को फारग क्यों नहीं है? क्या ताला 36 हो गई? वज़ीर आज़म साहब को आकर गालियां दे रहे हैं, संगीत चार्जशीट उनको बरतरफ करने क्यों नहीं? वज़रा को बरतरफ करने की ज़ाहिर है उनको क्या ज़रूरत है? उनके खिलाफ बहुत सारे माल खुले हुए हैं, तो एक बाद और खोलेंगे। ये वैसे उसूली तौर पर इन वज़रा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये जो नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले कहते हैं जी कि वज़ीर आज़म हमें पसंद नहीं है, तो उसूली तौर पर इनको बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन हैरत है कि एक तरफ भी सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी तेल, सरकारी खर्चों पर सियासत हो रही है और उसके मुखालिफ भी सरकारी तेल, सरकारी खर्चे और सरकारी दफातर पर इस्तेमाल हो रही है। सियासत यही वो चीज़ है कफील साहब जिस पर एतराज़ कर रही है आज़ाद कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी को नुमाइंदा बनाकर
और अवामी एक्शन कमेटी इनके इस तर्ज अमल को एक एक चीज़ नोट कर रही है, ये हरकतें क्या कर रहे हैं, ये क्या कर देगा ना। 36 लोग आ गए, 27 लोग आ गए, फिर 36 लोग आ गए, और 36 नहीं मेरे ख्याल में 3-4 सोना है, और 40 फिगर क्रॉस कर लिया। एक बंदे का ये फैसला नहीं कर पाए कि अहमदाबाद की सूरत में हुकूमत चेंज होती है और ये काम लीड कर दे, ये फैसला नहीं कर पाए। जितनी एक अवामी एक्शन कमेटी की मुहिमजोई के दौरान इनके हालात पोजीशन खराब हुई थी, जो थोड़ी बहुत रही सही कसर थी ना इन दो सियासी पार्टियों की, वो अपने हाथों से ये निकाल रहे हैं और इन्हें आने वाले वक्त में जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये हम तोको करते हैं कि वैसे इनको आज़ाद कश्मीर के मामला संभालने चाहिए सियासी बुनियादों पर, लेकिन इनके जो तर्ज अमल है मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिस्टम को संभाल पाएंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि बेहतर होगा। लेकिन अभी लगता मुझे ये है कि ये तो एक बात होता है कि अहमदाबाद 100% है, अब चूँकि जहाँ बात पहुँच चुके हैं वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है अभी इतला ये है कि कोई मैकेनिज़्म शायद थोड़ा बहुत अब बचता है। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नून लीग सिर्फ वोट ना दे, नून लीग को हुकूमत में शामिल करें, ताकि जब हम पिछले 2.5 साल 30 महीने से मिलकर चले हैं ना, अनवार अल हक साहब के साथ नीचे चले हैं, तो अब भी जो कमी कोताहियाँ, जो क्रेडिट डिस्क्रेडिट सारा कुछ होगा वो मिलकर बोझ उठाएं, ताकि कल आने वाले वक्त में जवाबदेही अगर हमारे लिए हो तो फिर उनके लिए भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी हुकूमत हमारी बनवा कर खुद दूर जाकर बैठ जाए और कल कोई अगर पिछले गना 2.5 सालों वाले वो भी हमारे गले पड़ें और हमारी आने वाली दौर की जो गलतियाँ होंगी वो हम भी उठाएं। मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ है। ये और कुछ टेक्निकल मामला हैं और अगले 2-3 दिन में 4-5 तारीख तक मेरे ख्याल में ये अहमदाबाद हो जाएगा और उस तक तहरीक भी आ जाएगी और रिसीट हो जाएंगे। अमर साहब, क्या खबर है आपके पास? यानी बड़े दिनों के बाद आप आए हैं और एक तो ये यानी नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि क्यों ताख़ीर हो रही है, यानी इसके पीछे क्या मसला क्या है, कि वजह क्या है? राय साहब, ताख़ीर की जो असल वजह है कि अनवारुल हक ने, वो कहते हैं ना इक़्तिदार जो है वो फूलों की सेज होता है या कांटों का हार बन जाता है। तो अनवारुल हक साहब ने ये जो फूलों की सेज थी जो 20 अप्रैल 2023 को हाइब्रिड निज़ाम के सूरत में रात को 2 बजे आधे घंटे का एक इंतखाबी शेड्यूल जारी करके स्पीकर होते हुए वज़ीर-ए-आज़म 2 आइनी ओहदों पे अनवारुल हक साहब को बनाया गया था, तो उसे उन्होंने फूलों की सेज नहीं छोड़ा। आज़ाद कश्मीर में राय साहब, हम गुज़श्ता 2.5 साल से हम तो ये कह रहे थे, ये तो कह रहे हैं ना कि वो बिल्ली के बच्चे की आंखें जो हैं वो थोड़ी सी देर से खुलती हैं, तो उसका जो है वो फिर चेंज हो जाता है। तो हम जो है वो रात को जब ये हुकूमत बनी उसके बाद हमने कुछ अरसे बाद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, तो हमें पता लग गया कि जो निशानदेही कर दी कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसके जो नुकसानात हैं वो किधर किधर और क्या क्या होंगे। और जिस अंदाज से हमने आज़ाद कश्मीर की अवाम की शहरी आज़ादियों, सहाफ़ती आज़ादियों, सियासी आज़ादियों, शख्सी आज़ादियों के ऊपर ज़रब लगते हुए देखा, और वो जो बदतरीन एक दौर जो कभी मार्शलाई दौर भी नहीं रहा, तो हमें अंदाज़ा उस वक्त भी हो गया था और हमने जो है नुकसान जो है उसकी तरफ निशानदेहियाँ करनी शुरू कर दी। राय साहब, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, अब आप कहते हैं ना कि ये कोई लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि ये 27 लोग पूरे हो गए और हुकूमत जो है वो ले ली जाए, आखिर कोई विजडम होगा ना जिसके तहत वो किया जा रहा है कि जी आप 2.5 साल तक जो है वो आप जिम्मेदारियों के इकट्ठे जो है वो ज़िम्मेदार हों और आप जो है वो सियासी जमातों को लातल्लक करके अपनी सियासी क़यादत को जो है बेबस करके अपने मेम्बरान असम्बली जो आपके नज़रिए और आपके वोट के ऊपर बन के आए और उनको जो है आपने MLAs की हुकूमत बना के छोड़ दिया। और किसी तरह आप ये देखें ना, किसी स्टेज के ऊपर अभी तक नवाज शरीफ साहब का पता नहीं है कि उनकी मुस्लिम लीग नून का क्या हाल है। अब ये भी नहीं पता कि उन्हें ये पता है कि उनकी मुस्लिम लीग नून का क्या हाल है। ये आसिफ अली जरदारी साहब को जब इस बात का अदराक हुआ कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है प्योर पार्टी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब उन्हें पता लगा कि जी ये पार्टियां जो है वो कहाँ पे पहुँच गई हैं, तो ये पहले गुज़श्ता बरस मई में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, और ये जो लास्ट एपिसोड थी ये 1 माह पहले आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में जिस अंदाज से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की पॉलिसियों के तहत, उनकी घिनौनी साजिश के तहत, उनके मज़मूम मकासद की तकमील में आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को, नज़रिया इलाके पाकिस्तान को, तकमील पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा वो सबसे बड़ा नुकसान था। वो कहते हैं ना, वाजिद खान साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी 1650 अरब मिले हैं इन्हें और उसका वो पता नहीं है। असल में 1650 अरब तो पैसे का नुकसान है ना,
अब ये कह सकते हैं कि निज़ाम पे लगाए, खर्च किए, खा लिए, वो रिकवरेबल है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है नज़रिया इलाके पाकिस्तान को, तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को, पाकिस्तानियत को, और आपने जो है वो जो खलीज पैदा करा दी माजरीन के दरमियान और मकामी लोगों के दौरान, ये राय साहब ये जो पाकिस्तान के और लोगों के दरमियान जो नफरतें पैदा हो गई ये 3 वाक़यात की वजह से, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त पे पड़ती है, वो जो है वो बड़ा नुकसान था। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम बात ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की बिल्ली के बच्चों की तरह जो देर से आंखें खुली हैं उसके ऊपर भी हमें समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अनवारुल हक साहब जो है वो एक ना सिर्फ ये आपको ये दरपर्दा दिखाई दे रहा है, अब अनवारुल हक साहब और उनके बाज़ जो साथी हैं वो निज़ाम के ख़ात्मे की जो है वो उस में साजिश के जो है वो मरकज़ी किरदार और मुजरम बने हुए थे कि वो आज़ाद कश्मीर में निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। और अभी भी ये जो अपना ये बात चल रही है कि जी निज़ाम जो है पहले निज़ाम को बचाया जाए, तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आप निज़ाम में जो खराबियाँ हैं और जिस अंदाज से उस निज़ाम को खोखला कर दिया है, अनवारुल हक ने रियासत को खोखला कर दिया है, वहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को खोखला कर दिया है, ऐसे हालात में पाकिस्तान पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में लेना भी जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े दिल और गुर्दे की बात है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो करें, ये आसिफ अली जरदारी और जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो बड़े दिल के साथ और बड़े फैसले के साथ देखें ना। एक तो ये बात है कि जी अनवारुल हक साहब ने 2.5 साल नुकसान पहुँचाया है, अनवारुल हक साहब जो है वो बाकी भी पहुँचा के ख़ुद अंजाम को पहुँच जाएंगे। और असल जो है जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि उसमें क्या कहते हैं, जब इलेक्शन आएगा तो लोग बता देंगे कि सियासी उसने क्या किया है, सियासी जमातों ने। अब ये अनवारुल हक साहब ने आगे काउंसलर भी नहीं बनना, आपको पता है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हम पहले भी ये कहते रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि अनवारुल हक साहब ऐसी हालत में जाके भिंबर से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो 3रे नंबर पे आएंगे। अब अगर उन्होंने जो तबाही मचाई, सारे निज़ाम को जो उन्होंने खोखला किया 2.5 साल में, अब उसको जो है वो उसे रिकवर करने का वक्त है। इसमें सारी जो बात है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ारूक हैदर साहब ने की, उसके बाद तो फ़ारूक हैदर साहब को और ख्वाजा फ़ारूक साहब को जिन मज़मूम अज़ाइम के लिए अनवारुल हक साहब ने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह एक पूरे का पूरा प्रोग्राम करके बताएंगे कि अनवारुल हक साहब ने किसको किस तरह खिलाया, और पाकिस्तान पीपल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, वफाकी जमातों को, पाकिस्तान के साथ नफ़रत को, और फिर जो है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को किस तरह और किस किस अंदाज से नुकसान पहुँचाया, इसकी हम एक जो है वो तफसीली बात करेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है इसमें जो ताख़ीर हो रही है राय साहब, चीज़ें तय की जा रही हैं कि किस तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर को उठाना है, चलाना है, और जो आज़ाद कश्मीर को अनवारुल हक साहब ने खोखला कर दिया है उसमें ऊपर क्या है। अब ये देखें ना कि ये निज़ाम जिसकी हम 2 साल से आप, मैं, अपना मुर्तज़ा दुरानी साहब, एजाज अब्बासी साहब, शहजाद राठौर साहब, ये हम सारे दोस्त जो है वो निशानदेही कर रहे थे, उसने इतना वो ख़राब कर दिया है कि आप आज़ाद कश्मीर के मामलात देखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हैं, फील्ड मार्शल भी उसमें इन्वॉल्व हैं, मुतफ़िक्र हैं। इसी तरह जो है वो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के में काम करने वाले कौमी सलामती के इदारे भी इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं, और वो चाहते हैं कि इस मामले को जो है ये जो ख़राबियाँ पैदा कर दी हैं इसका जो है वो अजाला किया जाए। दूसरी ये बात है राय साहब, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से अनवारुल हक ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट को जिस अंदाज से कमज़ोर किया, नुकसान पहुँचाया, तो एक वो भी जो है मुझे लगता है कि अनवारुल हक को जो है ना तड़पा के और घसीट के इक़्तिदार से निकालना चाहते हैं कि आराम से जो है वो करें। दूसरी ये बात है कि अनवारुल हक के पास देखें सियासी क़ुव्वत अनवारुल हक की थी कोई नहीं। वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में एक बार उन्होंने, वज़ीर-ए-आज़म के साथ कितने लोग देखे ना, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जितने भी लोग हैं ना, वो तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें उनकी वजारत जो है इंश्योर नहीं हो सकी इधर आने के लिए, सिर्फ वो लोग हैं अनवारुल हक साहब। अभी भी ये जो लोग आपको ज़ाहिर हुए हैं, इसके अलावा 2 वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में या उस अदम एतमाद की तहरीक में जो है वो शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और 1-2 लोग ऐसे लोग हैं जो किसी इशारे के मुंतज़िर हैं। तो मकसद अनवारुल हक के पास जो है वो शायद कुछ नहीं बचेगा। मीर अकबर साहब का जो है वो मामला तय हो चुका है,
मुस्लिम लीग नून के साथ ये कहा जा रहा था, तो वो अभी उनकी राह में लोकल जो इश्यूज़ हैं वो रुकावट है। अज़हर सादिक साहब नून लीग में जाना चाहते हैं, अंसर अब्दाली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बार बार आना चाहते थे, फिर उनके मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते थे। और सबसे मज़ेदार और जो दिलचस्प बात है, ये सारे लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में हैं। तो वो मैं आपको वो अलग करूँगा। अब राय साहब ये सूरत हाल है कि ये जो डिले है इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि चीज़ें तय की जा रही हैं। और अगर आज़ाद कश्मीर में एक वक्त ऐसा था कि सारी सियासी जमातें ये चाहती थी कि फ़्रेश मैंडेट की तरफ जाएं, और कौमी इस्लामती के इदारों का भी ये ख्याल था कि जितना नुकसान हो गया फ़्रेश मैंडेट की तरफ जाएं। अब जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान, एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने, अब कोई इनसे पूछता नहीं ना, 2 महीने हो गए हैं, आप और हम चीखों पुकार कर रहे थे, चीखों पुकार कर रहे थे कि जी आज़ाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। आप ये देखें, मीर अकबर साहब के खिलाफ फैसला हुआ, नहीं आ सका। इकबाल मो साहब जो ओवरसीज़ MLA हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, 1 महीना हो गया, ना वो कबूल हो सकता है, ना उनकी जगह इलेक्शन हो सकता है। तो ये जो हम खराबियाँ कह रहे थे, तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। और अगर अनवर हक जो है वो असम्बली तोड़ देते तो फिर कैसे इलेक्शन होता? भाई ये एक नया सवाल था, ये एक नया बुरान था। खैर उनका तो वो हल करके उन्होंने रखा हुआ था, इस वजह से असम्बली नहीं तोड़ सके। लेकिन जो पहली ये बात है कि अनवर हक के पास सिर्फ एक बात ये थी कि वो जो उनका वो 15 सेकंड का क्लिप था, कोई वजीर काम करने के लिए जाता था, कहता था 27 बंदे पूरे करो, तो मेरे को जान छड़ाओ, तो अपनी भी जान छड़ाओ, ठीक है जी। कोई और बंदा जाता था, वो कहते थे, कोई पीपल पार्टी कहती थी तो कहता था 27 पूरे कर रहे, नून लीग कहती थी तो 27 पूरे कर रहे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहती थी 27 पूरे कर लें, फारूक ब्लॉक कहता था तो जब आप 27 पूरे कर लें। तो ये 27 का जो वो है, इन्होंने हर तकरीब में, हर सफ्ती बैठक में, हर सियासी बैठक में और असम्बली फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने ये 27 वाला वाक़या जो है और इस ख्वाहिश का इज़हार कई बार किया। और जब 27 की वीडियो दिखा दी गई तो मैं ये समझता हूँ कि उसके 96 घंटे गुजर जाने के बाद या 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद वो जो अनवारुल हक साहब किसी जगह पे उनके लोगों के ज़हन में ये था ये कोई किरदार का गाजी है। हम तो कह रहे थे ना असल सूरत हाल इसकी और है। जब ये पता लगेगा ये पीपल पार्टी को भी गालियाँ देगा, मुस्लिम लीग नून को भी गालियाँ देगा, बैरिस्टर सुल्तान को भी गालियाँ देगा, ये आखिर में एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहेगा। तो ये हम तो हमेशा से ये कह रहे थे। अब लोगों को ये समझ आई है कि जो हाई मॉरल वैल्यूज़ की जो प्रचार कर रहे थे कि हम बड़े किरदार के गाजी और बड़े वो हैं, ज़बान बात करते हैं, तो वो तो ख़त्म होगी। और वो जो हाई मॉरल ग्राउंड्स थे इनके सियासी तौर पे कि जी एक इन्होंने एक जाली सा जो वो महकमा इत्तलात के मुलाजमीन को ज़ाती मुलाजम बनाया हुआ और लोगों को उधर किरदार कशी के लिए फैक्ट्री एक कायम की हुई थी और मुनज़्ज़म जो है वो मुहिम चलाई जा रही थी। वो महकमा इत्तलात और दीगर जो उनके सोशल मीडिया और उनकी जो मीडिया टीम थी जो उनका गुनाहगार किरदार था और जो मज़मूम मकासद जो थे उनके अज़ाइम की जो तकमील कर रहे थे अनवारुल हक साहब की, वो सारे सामने आ गए हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल राय साहब क्लियर कट हैं। अनवारुल हक साहब जो हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जी अब वो इक़्तिदार के अंदर रह सकें। पाकिस्तान पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में रह गई है कि वो जो है मकसद उनकी पूरी है ये बात जो बात राय साहब हम कर रहे थे, आज वो जो है वो पीपल पार्टी नहीं कर रही, आज मुस्लिम लीग नून वो बात नहीं कर रही, आज वफाकी वुज़रा वो बात नहीं कर रहे, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये बात नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो साहब नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि बातें सारी वही थी, लेकिन वो जो टाइम दिया गया है अब उसका वो जो है जो बरसों ने ख़ताएँ की हैं वो लम्हों में पूरी नहीं हो रही। तो मेरा ये ख्याल है कि एक जो है वो पूरे का पूरा जो है वो डिज़ाइन करके आज़ाद कश्मीर की अवाम के मसाइल और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत नज़रिया लाके पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान की जदोजहद को जो नुकसान पहुँचा है उसके अजाले के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म तय करके आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी ये बात है कि ये बात जो है ये जो निज़ाम को ख़ात्मे की तरफ जो अनवारुल हक साहब का जो एजेंडा था या वो जो उनकी जो साजिश थी बाज़ लोगों के साथ मिल के कि वो आज़ाद कश्मीर के आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हों और उसके बाद कोई केयर टेकर सेटअप आए और वो भी उनकी सूरत में आए या उनके किसी चाहने वाले की सूरत में आए, तो उसके बेनकाब होने के बाद भी उन सारी चीज़ों को भी सेटल किया जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में एक तो ये बात है कि अगर क्लियर हो जाता है तो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास बुला लिया है। पहले एक तस्वीर जो है मोहतरमा फरियाल तालपुर के साथ वो भिजवा दी गई थी, अब जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ जो है वो उसके साथ जो सामने 27 लोग खड़े हैं, उसके बाद जो है वो 9 लोग जिनका मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अब ये जो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में अगर वो लोग भी आ जाएँ तो ये तादाद जो है और 2 वज़रा जो इधर वेटिंग में हैं उनकी अगर वजारतों की डील जो वो हो जाती है तो ये 40 से ऊपर लोगों का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ
ख़िलाफ़ अदम एतमाद है। तो मेरा ये ख्याल है कि आइंदा चंद दिनों में आज़ाद कश्मीर की आवाम की जो है वो अनवारुल हक साहब के उससे जान छूट जाएगी। लेकिन वो जो अनवारुल हक साहब ये कहते थे कि जी मैं जो है वो कहते हैं, किसी ने कहा उन्हें कि वज़रा का एक ग्रुप गया तो उन्होंने कहा कि अब इज़्ज़त इसी में है कि आपके ख़िलाफ़ इतने लोग हो गए तो आप छोड़ दें। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मुझे ज़्यादा पता है कि मेरी इज़्ज़त किस में है। ठीक है, तो मुझे ये जो है ना, ये फ़लसफियों वाली ये जो बातें शातें ये जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने बताया कि जनाब वाला, मैं क्या जनाब वाला आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे कि ये बातें शातें जो है कोई कुरानी सहीफ़े थोड़े होते हैं कि जी इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो अनवारुल हक साहब का ये काम है या उनका मक़ौला है कि ये मर्दों का काम नहीं है अपनी बात के ऊपर खड़े होना, मर्दों का काम है कि दाएं बाएं होके अक्लो शौक़ के साथ निकल जाए। तो वो उन्होंने यही जो है वो काम किया है आज़ाद कश्मीर के साथ। अभी बताए क्या इतना था कि कल आपको भी एक जिम्मेदार बंदा कर रहा था कि जो अनवारुल हक साहब ने इस ख्वाहिश का अनवारुल हक को बचाने के लिए मैं नहीं समझता जा रहा है कि पीटीआई का इसमें कोई राय शामिल थी, लेकिन वो जो छोटा मोटा इमाम था वो पीटीआई की क़यादत ने दो टोक सलमान साहब ने क्लियर कर दिया कि ऐसे लोगों को ना तो पार्टी कबूल करेगी, और इमरान खान ऐसे यानी बिकाऊ माल जो लोग हैं इनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, नाम सुनने के लिए तैयार नहीं, उनको शामिल करना दूर की बात है। जिन लोगों के मुंह से इमरान खान के लिए पिछले 2.5-3 सालों में खैर सगाली का एक जुमला नहीं निकला, उन इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट लिए, आज़ाद कश्मीर में वज़ीर बने, मशीर बने, सब कुछ बने, लेकिन तौफीक इनको नहीं हुई। वो इमरान खान उनको पार्टी में कहाँ लेगा? इमरान खान वैसे ही मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो जब वो बाहर रहेंगे तो इस तरह के कई अनवारुल हक उनको और मिल जाएंगे। फिलहाल उनको इसकी ज़रूरत नहीं है कि अनवारुल हक साहब या उन लोगों को शामिल के लिए सिर्फ दो टोक वहाँ से भी उनको झंडी दिखा दी गई है। अब अनवारुल हक साहब के पास रास्ता एक ही है कि मिन्नत गिला करके ये अदमतबाद होने के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, वहाँ उनके लिए स्पेस। अच्छा अमर साहब, ये क्या खबर है? क्या वाकई अनवारुल हक साहब ने कोशिश की कि तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो, और क्या उसने यानी जो अपना रब्ताकार थे उनके जरिए से पैगाम पहुँचाया कि मुझे यानी माफ़ी दे दें? ये क्या मामला? राय साहब, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अनवारुल हक साहब और उनके बाज़ वज़रा जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे काफ़ी अरसे थे। अच्छा, वज़रा भी थे इसमें? वज़रा भी शामिल थे। काफ़ी अरसे से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह हमारी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप हो जाए और हम ये इमरान खान को एक ऐसा पैगाम दें कि जी हमने आपकी हुकूमत को बचा के रखा है, हम थे तो आपके टिकट के ऊपर। तो एक तो ये बात थी। ये जो एपिसोड चला है राय साहब, ये जब अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ जिसकी तरफ इजाज़ भाई साहब ने कहा, तो ये अनवारुल हक साहब ने पहले एक मैसेज किया कि जी अगर मुझे इस्तीफ़े का कहा गया तो फिर मेरे पास ऑप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ है, मुझे पाकिस्तान पर। पहले तो ये बात है कि उन्होंने फैसल मुमताज़ राठौर साहब के ज़रिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इन्हें पाकिस्तान पीपल पार्टी में एंट्री मिल जाए, और पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले अगर इन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म शामिल होते हैं तो उनका ही वज़ीर-ए-आज़म हो जाएगा। तो एक इन्होंने पहले ये चलाई रखा। उसके बाद आपको याद है कि जी बड़ी इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाए, और फिर जनाब वाला इन्होंने कहा जी समानी से लड़ें। बड़े जो इनके जो एक उधर लोकल जो इनके दोस्त हैं या फ्रंट मैन हैं, जाम साहब, पता नहीं उनका नाम मुझे क्या है, वो जाके मिंबर में राजा मकसूद साहब और कुछ लोगों से मिलते भी रहे कि किसी तरह गुजाइश निकालें कि मुस्लिम लीग नून। फिर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात के ज़रिए जो है वो दबाव डालते रहे, और इवन के जनाब वाला इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह मुझे मुस्लिम लीग नून में वो एंट्री मिले। वो मुस्लिम लीग नून में भी फिर शामिल नहीं हो सके। तो इन्हें ज़ाहिर सियासी मुस्तकबिल में ये तहरीक इंसाफ के साथ ज़हनी तौर पर चलना चाह रहे थे कि जी हम तहरीक इंसाफ में वापस चले जाएँ। तो इनके रवाबत अभी ये जो हालिया एपिसोड हुई है इसमें जो अज़हर सादिक साहब हैं, जो इनके मोहतमिद साथी हैं, डडियाल से MLA हैं, उनके हल्के का इशू ये है कि उसके हल्के की जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं डडियाल की जो वो है उसमें वो ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर हैं, और उनका जो है वो बड़ा असर रसूख है। अगर आप डडियाल, चकसवारी, मीरपुर और कुछ ऐसे हल्के आज़ाद कश्मीर के हैं जिनकी कैंपेन जो है, जैसे आपको खुरट्टा की कैंपेन और नकियाल की कैंपेन के लिए दुबई जाना पड़ता है, इसी तरह जो है इन्हें इंग्लैंड में जाके कैंपेन करनी पड़ती है, और डडियाल के और चकसवारी के और मीरपुर के हल्के के लोगों की तो उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख था। तो ओवरसीज़ में उनका ये ख्याल था कि ओवरसीज़ जो है वो मेरे इलेक्शन के ऊपर जो है वो बड़े असरअंदाज हो सकते हैं। तो जो यूसुफ साहब मरहूम का जो धड़ा है उसके
साथ अगर तहरीक इंसाफ के उन्हें लोकल वोट मिल जाएं, और ये जो ख्याल था कि अवामी एक्शन कमेटी भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर सकती है, और ऊपर से इनके अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी अनवर हक साहब के तल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो इनका ये ख्याल था कि अवामी एक्शन कमेटी, तहरीक इंसाफ और हमारा जो लोकल दड़ा है उसके वोट से हम आइंदा जो है वो कानून साज असम्बली में पहुँच सकते हैं। तो ये बेसिकली उनका थीम था। अजहर सादिक साहब क्योंकि उनके जो है इकबाल मो साहब जो हैं, चौधरी इकबाल साहब जो ओवरसीज़ MLA थे, उन्हें जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया कानून साज असम्बली के, वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। जो मेरी जो इतला है कि वो जो चीज़ें बज़ाहिर क़यूम नियाज़ी साहब और ख्वाजा फारूक साहब आपको दिखाई देते हैं, लेकिन असल जो चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं वो इकबाल मो साहब कर रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब के ज़रिए भी कुछ चीज़ें जो है वो पैगामात दे देते हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल थी, इसमें इकबाल मो साहब ने अजहर सादिक साहब ने सिफारिश करवाई कि किसी तरह कोई ऐसी गुंजाइश बनाएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। तो ये जो सारा कुछ किया था वो चौधरी इकबाल मो साहब ने अजहर सादिक साहब के कहने के ऊपर किया, और ये जो काफ़ी दिनों से चल रही थी बात, तो ये जो सुलेमान अकबर राजा साहब को ये हिदायत दी गई कि आप इमरान खान साहब की तरफ से कि आपको आज़ाद कश्मीर के मामलात के ऊपर जो है इकबाल मो साहब जो है वो गाइडलाइंस देंगे, तो वही जो है वो चलाएंगे। अब इन्होंने इजाफी तौर पे ये किया कि एक तरफ इकबाल मो को घेर लिया अजहर सादिक साहब के ज़रिए, फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनको जो है वो अपने उसमें लिया, और ख्वाजा फारूक साहब के पास इन्होंने अजहर सादिक साहब को भेजना था, लेकिन ख्वाजा फारूक साहब और अजहर सादिक साहब के दरमियान एक तवील गुफ्तगू जो है इस इशू के ऊपर जो है डिस्कशन हुई, जिसके बाद उन्होंने भी अरेंज किया कि जी ये करें। अब ख्वाजा फारूक साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ये इन हम 4-5 अगर MLA ये बच जाते हैं, तो 3 तो थे ही ना कि जी क्या कहते हैं अंसर अब्दाली साहब, अजहर सादिक साहब और वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक साहब, अगर ये आते हैं तो हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के करीब पहुँच जाएंगे, या हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उन्होंने अनवर हक साहब ने हर बंदे को जो है ना वो उसके मुताबिक जो है वो कहानी सुनाई हुई थी। तो ख्वाजा फारूक साहब को पता था कि मेरी अपोजिशन लीडरशिप जा रही है, तो मुझे ये 3-4 अगर वोट मिल जाते हैं तो मेरी अपोजिशन लीडरशिप जो है वो शायद बच सकती है। तो उन्होंने इस वजह से मदद की। इकबाल मो साहब को अजहर सादिक साहब का जो ओवरसीज़ का कनेक्शन था उस वाले से, और ज़ाहिर डडियाल और चकसवारी वो कनेली के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल। और ज़ाती तौर पर बाज़ लोग ये कहते थे कि अजहर सादिक साहब और इकबाल मो साहब कज़न हैं। पहले ये जब अजहर सादिक साहब आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या इलेक्शन के वक्त, और जब इकबाल, आपको याद होगा एक मौके पे अजहर सादिक साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, और वो जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने उस वक्त इमरान खान ने बड़ा हैरत से कहा था कि अजहर सादिक और दीवान चुगताई भी चले गए हैं, क्योंकि दीवान चुगताई साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाह रहे थे तनवीर लियाज़ साहब अपनी जगह पे, अजहर सादिक साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाह रहे थे चौधरी इकबाल साहब। तो ये इनका कनेक्शन जो है वो बड़ा ही पुराना था। तो उस कनेक्शन के तहत जो है वो एक इजलास हुआ इस्लामाबाद में। कैसे उसमें जी जो मेरे पास इतला है कि 2 लोगों ने उस वारदात को नाकाम बनाया। एक तो क़यूम नियाज़ी साहब ने उस वारदात को जो है वो डट गए, और उन्होंने ये कहा जी कि हम किसी सूरत भी जो है इमरान खान के मुनरफिन को नहीं लेंगे और ये गद्दार हैं। अब देखें ना, एक होता है आप गद्दारी करते हैं, या आप जो है वो पार्टी छोड़ते हैं, या सियासी वाबस्तगी चेंज करते हैं, या इख्तलाफ करके किरदार के साथ आप जो है वो कहते हैं कि जी जब आपको उसने स्पीकर बनाया है। देखें ना, अनवर हक ने उस वक्त हाई मॉरल वैल्यूज तो ग्राउंड तो उसी वक्त ख़त्म हो गए थे जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिए बगैर जो है वो पहले स्पीकर बने रहे और पार्टी के खिलाफ साजिश करते रहे, और उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब अनवर हक साहब ने खाली वफादारी नहीं बदली, अनवर हक साहब ने तहरीक इंसाफ के जो कायद है इमरान खान साहब, उनके साथ फ्रॉड किया कि इन्होंने वो नामजद किसने किया, आपको याद होगा असद कैसर और उस वक्त जो खटक साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने इमरान खान के कहने पे नामजद कर दिया अनवर हक साहब को। और अनवर हक साहब ने रात को ये जो एक वो जो साजिश के तहत उसी वक्त खुद स्पीकर थे तो शेड्यूल जो जारी किया, तो उस वक्त जो है अनवर हक साहब ने ये किया कि इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के साथ फ्रॉड करके उनके वो सारे वोट लिए और साथ पाकिस्तान प्योर पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वोट लेके, इसीलिए वो 48 वोट लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐलान किया उनके वोट लेने के बाद, मैं तो PDM का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट दिए और इमरान खान साहब को छोड़ दिया। इस धोखे की वजह से क़यूम नियाज़ी साहब ने
और खालिद यूसुफ एडवोकेट ने डट के जो है वो मुखालफत की अनवारुल हक साहब की कि किसी सूरत वो नहीं आ सकते। और क़यूम न्याई साहब को आखिर पे सुलेमान अकरम राय साहब ने भी कहा और इकबाल साहब ने भी कहा कि आप ये देखें आपको फ़ायदा है। और मुसलसल जो है वो ख्वाजा फ़ारूक साहब जो है वो जिस तरह पिछले दिनों में नहीं हमारे भाई जो है क्या कहते हैं राजा फ़ारूक अदर साहब को अनवारुल हक साहब ने मकसद तिगनी का नाच नचाया। और इस तरह इस अनवारुल हक की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि लोग जो है ना वो टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये टॉयलेट रोल के तौर पे लोगों को इस्तेमाल, वो ऐसा बुरा हाल करते हैं इस्तेमाल करने के बाद कि बंदे को कहीं का नहीं छोड़ते। तो इन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है उन सियासी जमातों क्या करेंगे, यानी ये तो इनकी वारदात नाकाम होगी, अब रोक ली है। अब ये देखें ना अनवारुल हक की सियासत जो है वो बंद गली में चली गई है। अब मेरा ये ख्याल है कि उनके पास एक ही ऑप्शन रह गया है, अगर ये बात सच है, क्योंकि अनवारुल हक साहब का और वो खुद भी कहते होते थे कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो मेरे नज़रिए के साथ चल रही है। तो जब ये तहरीक इंसाफ में आ रहे थे, मुश्ताक जंजुआ साहब को घेर रहे थे, या उधर इन्होंने एक बंगियान मैरिज आलमीरपुर में तकरीब शुरू की थी, तो उस वक्त भी ये इमरान खान के नज़रिए से मुतासर हुए थे। तो अब जो है आजकल जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के नज़रिए से मुतासर है। तो अब ये देखें ना मुस्लिम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बड़ी कमज़ोर हो गई है, जम्मू कश्मीर पार्टी वाले भी कमज़ोर हो गए। और दूसरी ये बात है वो इन्हें लेने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। कोई सियासी जमात अनवारुल हक का जो है वो उसके गुनाहों का बोझ भी नहीं उठा सकती कि कोई उसे ले। तो मेरा ये ख्याल है कि अनवारुल हक सियासत की बंद गली में या तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दूसरा ये बात है कि वो इस तरह का कोई काम कर सकते हैं कि जी वो एक नया इमरान खान बनने की कोशिश करें इनकलाबी लीडर के तौर पे, और अगर इनकी मिली भगत हुई तो ये फिर जो है अवामी एक्शन कमेटी में भी जा सकते हैं और उसको जो है वो सियासी जमात के तौर पे और टोल और प्लेटफार्म के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमर साहब, अबर साहब शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है, यानी गुज़श्ता 30 माह से तो जो अनवारुल हक साहब की जो पॉलिसियों से, उनके इक़दामात की वजह से जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में तमाशा बना रहा, और गुज़श्ता एक हफ़्ते से जिस तरह से जो इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर सियासत के साथ हैं जो ड्रामा रचाया जा रहा, हम गुजारिश ये करेंगे पाकिस्तान की बड़ी सियासी यानी जमातों से कि फ़ौरी तौर पर ये जो आज़ाद कश्मीर सियासी अदम इस्तेकाम है, इसके मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मामला है, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमादी तहरीक पेश होना है और सारे मेंबरान पूरे हैं, लिहाजा इसमें मज़ीद ताख़ीर से जो आज़ाद कश्मीर सियासी जमातें हैं जो आज़ाद कश्मीर में पहले ही अवाम के सामने इनको मुश्किलात का सामना है, बहुत सख्त इनको वहाँ मज़ाहिमत का सामना है, तो लिहाजा ये जो ताख़ीर हो रही है, इससे ये जो इख्तियारात हैं या जो यानी सियासी फ़ैसले हैं, सियासी फ़ैसलों के जब इख्तियारात यानी किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ फौरी फैसले नहीं होंगे, तो फिर इससे आज़ाद कश्मीर के आवाम के अंदर जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो लिहाजा जितना जल्द मुमकिन हो आज़ाद कश्मीर में जो सियासी अदम इस्तेकाम का मौजूदा जो माहौल है इसका फौरी इख्तिताम हो। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।